सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक दी थी कि सारे के सारे वंश याद रखने की ट्रिक क्या थी? हंसी में सुकून, है ना। हंसी में सुकून, हंसने में बहुत सुकून मिलता है। हंसी में सुकून। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, बिंदी से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश और का से कण्व वंश। तो हम फ्रेंड्स आज मगध साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स क्वेश्चन बने हैं वो लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बना हुआ है, हम 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2018 में आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है कण्व वंश। ये अभी हम सबसे पहले 3 मार्कर्स जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कण्व वंश ये आपका बना हुआ है 2018 में। अब इसमें क्या लिखे हम कण्व वंश में? तो कण्व वंश कहाँ पर स्थापित हुआ था? मगध साम्राज्य में स्थापित हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। तो यही हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कण्व वंश में। क्या हो जाएगा? कण्व वंश। कण्व वंश मगध साम्राज्य, या मगध लिख दीजिए बस, ठीक है ना। मगध में कितनी ईसा पूर्व? 73 ईसा पूर्व, ठीक है। मगध में 73 ईसा पूर्व वासुदेव द्वारा स्थापित। जितनी जगह हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास जगह बच रही है तो आप और लिख सकते हैं कि शुंग वंश उपरांत। अगर लाइन में आपको जगह बच रही है, दिख रहा है बेटा यहाँ है, तो आप और भी लिख सकते हैं कि शुंग वंश उपरांत मगध में 73 ईसा पूर्व वासुदेव द्वारा स्थापित। ओके, 73 ईसा पूर्व वासुदेव द्वारा स्थापित। इसका अंतिम शासक, चूंकि कण्व वंश में ज्यादा उल्लेख है नहीं इसलिए लिख देंगे इसका अंतिम शासक सुशर्मा। ब्रैकेट में लिख दिया 30 ईसा पूर्व। अंतिम शासक सुशर्मा 30 ईसा पूर्व। और तीसरा पॉइंट लिखना है अगर, तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि लगभग 500 वर्षों से भी अधिक, लगभग 500 वर्षों से भी अधिक चले मगध साम्राज्य का अंतिम वंश। मगध साम्राज्य का अंतिम वंश, ठीक। और शॉर्ट में लिखना है तो 500 वर्षों से अधिक चले मगध साम्राज्य का अंतिम वंश, या फिर और शॉर्ट में लिखना है तो मगध साम्राज्य का अंतिम वंश, ठीक है ना। हम जानते हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद कण्व वंश, जो कि रहा 73 ईसा पूर्व से आपका कब तक रहा? 30 ईसवी पूर्व तक। 73 ईसा पूर्व से 30 ईसवी पूर्व तक। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कलिंग युद्ध 2017 में बना हुआ है। कलिंग युद्ध, ओके। कलिंग युद्ध, अगर आप लोगों को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही हो लाइटिंग की वजह से, तो आप लोग जो बोल रहे हैं उसमें फोकस करिएगा। मैं बार बार चीजें दोहरा देता हूं। कलिंग युद्ध ये पूछा गया है 2017 एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर में। अब कलिंग युद्ध बहुत बड़ा है, इसको हमको 3 पॉइंट्स में कैसे हम इसको प्रेजेंट करें। तो शासन के 8वें वर्ष अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण। अशोक द्वारा, अब यहां पर हम पूरा नहीं लिख सकते कि सम्राट अशोक महान द्वारा, तो अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण, यह आपका एक लाइन में जाएगा। शासन के 8वें वर्ष अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कलिंग पर आक्रमण। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे अशोक के, अगर लाइन नहीं बच रही है तो अशोक के लिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अशोक के 13वें शिलालेख, ठीक है ना। 13वें शिलालेख में विशद वर्णन, ठीक है ना।
और अगर लाइन बच रही है तो आप क्या लिख सकते हो, अशोक के 13वें शिलालेख में युद्ध की विभत्सता का वर्णन, विभत्स युद्ध था तो आप उसको भी उल्लेख कर दीजिए कि अशोक के 13वें शिलालेख में युद्ध की विभत्सता का वर्णन। और इसके बाद आप क्या लिख देंगे, लगभग 1 लाख लोग मारे गए, कई गुना विस्थापित। ओके, प्रथम पृथक शिलालेख में क्या मिलता है, यही जानकारी मिलती है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और उससे कई गुना जो विस्थापित हुए। और अगर लाइन बच रही है तो इसमें और उल्लेख किया जा सकता है कि इस युद्ध के पश्चात अशोक ने, आपको जो पॉइंट उचित लगे वो लिख दीजिएगा। इसमें से अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छा पॉइंट ये नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो लग रहा है तो एक पॉइंट आप काट के ये लिख दीजिएगा, इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन, धम्म विजय मुख्य लक्ष्य बनाया। ओके, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फिर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारनाथ। अब ये तो बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन हो गया। कब पूछा गया है, 2016 में सारनाथ पूछा गया है आपका 3 मार्कर्स में पूछा गया है। कब, 2016 में। तो सारनाथ, सबसे पहले हम इसकी स्थिति का उल्लेख कर दें तो कहां पर है, वाराणसी के निकट। और इसकी विशिष्टता क्या है, बौद्ध है ना स्थल। तो वाराणसी के निकट स्थित पवित्र बौद्ध स्थल। ओके, अब बौद्ध स्थल है तो बौद्ध से ही याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया। कहां दिया था, सारनाथ में, है ना, उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया वाराणसी के निकट स्थित पवित्र बौद्ध स्थल। बेटा आ रहा है ना, दिख रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। और लिख सकते हैं हम थर्ड पॉइंट में, यहां से ही अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ प्राप्त हुआ है। सिंह स्तंभ प्राप्त हुआ है। ये 3 पॉइंट्स सफिशिएंट है फ्रेंड। अगर सही मूल्यांकन होगा तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे इन तीनों क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। अच्छा, मूल्यांकन थोड़ा सा टफ हो रहा है तो आप ये मान के चलो 2.5 तो आपको कहीं नहीं गया जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस बताए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैं ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहा था, और उस समय भी मैंने कहा था कि ये मुख्यतः मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सीता अध्यक्ष कब पूछा गया है, सीता अध्यक्ष 2016 में। 2016 में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, मौर्य काल में या मौर्यकालीन राजकीय ध्यान रखिएगा, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। ओके, जब मैं आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहा था और वैदिक काल पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि हल से जुती हुई रेखा को सीता कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता अध्यक्ष क्या था, कृषि अध्यक्ष था। तो मौर्यकालीन राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम, इसका वर्णन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। अर्थशास्त्र में किया है। देखिए कैसे वर्ड्स बचाने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स कैसे बचाने हैं। तो अब आप
क्योंकि वहां पर लाइन जो रहती है वो छोटी रहती है। तो अगर आप लिखते इसका वर्णन कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है, तो वो बहुत लंबा हो जाता, आप सेकंड लाइन में पहुंच जाते। तो शॉर्ट में लिख दीजिए इसका वर्णन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति प्रायः अमात्यों में से की जाती थी। अमात्य जो प्रमुख होते थे उनमें से किसी को, जिसकी कृषि संबंधित जानकारी पुख्ता होती थी उसको। तो इसकी नियुक्ति प्रायः अमात्यों से की जाती थी। ओके फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके कि इसकी नियुक्ति प्रायः अमात्यों से की जाती थी। तो मौर्यकालीन, फ्रेंड्स आप खुद भी देख रहे हैं इतना बढ़िया आंसर है। मेरे ख्याल से 3 आउट ऑफ 3 तो मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो 2.5 तो आपका कहीं भी नहीं गया। ओके, चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है। इसका सन थोड़ा सा मैं देख लूं, सन क्या है। 2014 है। 2014 में पूछा गया है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, इसके बारे में 3 मार्कर में बताना है कब पूछा गया है। एमपीपीएससी मेंस 2014 में। तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज हम जानते हैं 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। और क्या थी प्रमुख शर्तें चंद्रगुप्त मौर्य की? चंद्रगुप्त ने उपहार में 500 हाथी दिए, लेकिन अराकोसिया, जैड्रोसिया और पैरोपनिस्डोई आदि क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त को प्राप्त हुए। मतलब काबुल, कंधार, हेरात का जो प्रांत था, 4 प्रांत उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ऐसी भी मान्यता है कि उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और एक दूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे इसको? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस द्वारा भेजा गया दूत। अब इतना तो लिखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, भले आपको सेकंड लाइन में आप पहुंच जाओ, ठीक, लेकिन आप कोशिश करें इतना एक ही लाइन में आ जाए, आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस द्वारा भेजा गया दूत, ठीक। फिर लिखेंगे मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने भारत संबंधी अपने वर्णन, भारत संबंधी वर्णन इंडिका में प्रस्तुत किए हैं। इंडिका नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। जगह के अनुसार लिखिए, अगर जगह बच रही है तो आप लिख दीजिए इंडिका नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। जगह नहीं बच रही तो ये इन्वर्टेड कॉमेज में इंडिका में प्रस्तुत किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। थर्ड पॉइंट, मेगस्थनीज ने, और नहीं तो आप लिख दीजिए इसने, ठीक है ना, इसने, जगह के अनुसार। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज, समाज, प्रशासन, प्रशासन और सेना संबंधी महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं, महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं। अगर आपको और कोई स्पेशल पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये 304 ईसा पूर्व आया और लगभग 299 ईस्वी पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। लेकिन मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस कई पार्ट में बनते हैं। कैसे बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बन गया, पूर्व मध्यकाल में बन गया, फिर आपका 11वीं शताब्दी में बन गया, 11वीं शताब्दी के बाद आपका आ जाएगा तो 16वीं शताब्दी में बन गया, 16वीं शताब्दी के बाद आपका फिर बन जाएगा तो 18वीं शताब्दी में बन गया। अब ये है क्या क्वेश्चन कि इस समय की भारत की प्रोफाइल, इस समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे बना हुआ है, सन है 2018 में। 2018 में क्वेश्चन आप सुन लीजिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। तो भारत की प्रोफाइल एक प्रकार से बताना है, तो मैंने मैप बना करके रखा हुआ है, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए, उत्तर वैदिक काल, हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हमको जन शब्द मिलता है जिसका अर्थ कबीला लगाया गया। उत्तर वैदिक काल में जनपद मिलता है, मतलब कबीलों का विस्तार होकर के छोटे छोटे ग्राम अस्तित्व में आ गए थे। उत्तर वैदिक काल से ही जब महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो गया था, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है हमको। महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो हम इसको किस तरीके से लिख देंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंत से, उत्तर वैदिक काल के अंत से। यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट में बताऊंगा, है ना फ्रेंड्स। उत्तर वैदिक काल के अंत में क्या हुआ? महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो गया। पहला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल के अंत में महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, 6वीं, है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं, अपन इसको सीधे सीधे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गए। महाजनपद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गए। राजनीतिक दशा का वर्णन करना है ना, तो वही महाजनपदों का उल्लेख करना है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गए। क्या हो गया हमारे पॉइंट्स? उत्तर वैदिक काल के अंत में महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो गया, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गए। ये एक पॉइंट। फिर लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट अपना, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, थोड़ा फोकस कर देना बेटा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमको राजनीतिक दशा का वर्णन करना है। तो राजनीतिक दशा में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, जिनमें से कौन कौन से? तो आपका मुख्य रूप से वज्जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वज्जी, मल्ल आदि प्रमुख गणतंत्र थे, गणतंत्र या गणराज्य थे। तो आप देख सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत में गणराज्यों का अस्तित्व विद्यमान था। तो जिनमें से वज्जी और मल्ल प्रमुख रूप से गणतंत्र थे। वहीं इसी में लिखना हमको, वहीं काशी और आपका मगध, अवंती जैसे सशक्त राजतंत्र थे। तो हमने ये भी उल्लेख कर दिया कि भाई इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। कुछ महाजनपदों में गणतंत्र था, और जबकि कुछ में राजतंत्र था। ये आपको एक स्थिति, जो आपने राजनीतिक स्थिति बताना है, राजनीतिक स्थिति का वर्णन कर दिया। प्रमुख, अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रमुख जो आपके जनपद थे। तो आप पहले यहां समझ लीजिए प्रमुख जनपद कौन कौन से थे, है ना। प्रमुख जनपद, सबसे पहले तो आपका कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आपका आ जाता है कंबोज, अफगानिस्तान में कंबोज। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। मैं बताता चल रहा हूं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं। कंबोज के नीचे क्या आ जाएगा? गांधार, जहां से कौन थी? गांधारी, गांधार के नीचे फिर यहां हरियाणा और दक्षिणी पंजाब के क्षेत्र में आ जाएगा कुरुक्षेत्र। आपने सुना है ना हरियाणा में कुरु, अरे मैं क्षेत्र लिख रहा हूं, कुरु। ओके, कुरु के बाद फिर यहां पर राजस्थान के इस वाले एरिया में कौन सा पॉइंट आ जाएगा? कौन सा गढ़ आ जाएगा? मत्स्य आ गया।
ओके। फिर आपका कुरु के बाद यहां पर तो ये कौन सा हो जाएगा, पांचाल। पांचाल से कौन रिलेटेड थी, पांचाली मींस द्रौपदी, आप लोगों को याद होगा। पांचाल के नीचे यहां पर जो आ जाएगा आपका, थोड़ा सा हम इसको कम लें तो ये आ जाएगा आपका सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन के पश्चिम दक्षिण में बहुत बड़ा एक आपका जो महाजनपद था और हमारे लिए एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है, अवंती। अवंती सबसे साउथ में यहां पर, ठीक है, कौन आ जाएगा, अस्मक। अस्मक आ गया। फिर आप यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया वज्जी, मैंने अभी बताया ना गणराज्य। वज्जी के बाद यहां पर आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कौशल। कौशल, कौशल के थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा पॉइंट, कौन सा, काशी। काशी के बाद ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जाएगा मगध। ओके। और फिर आप यहां आ जाएंगे तो ये आ जाएगा मल्ल। मल्ल नेपाल तक विस्तृत था। और इसके मल्ल के नीचे आ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में कौन सा था, अंग, सॉरी मैंने अंश लिखा है, अंग, ठीक है। फिर आप इसमें आ जाएंगे यहां पर तो यहां पर कौन सा जनपद था, चेदी, ठीक है। कितने हो गए हमारे, देख लीजिए कितने हो गए, सभी हो गए। चेदी के ऊपर यहां पर थे वत्स, मेरे ख्याल से सभी हो गए, है ना। तो ये आपको पूरे, अब क्या करना है, हमने पहला पॉइंट ले लिया, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गए थे। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जहां 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से वज्जी मल्ल आदि में गणतंत्र था, जबकि मगध, अवंती और काशी जैसे सशक्त राजतंत्र भी थे प्रमुख। अब इनमें अब इन सबका उल्लेख कर दीजिए, ठीक है ना, कौन कौन थे। तो काशी कौशल, पांचाल, वज्जी, मगध, मल्ल, वत्स और अंग, चेदी, अस्मक, अवंती, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, पांचाल और गांधार और कंबोज जैसे क्या थे, महाजनपद थे। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें से और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, तो यहां पर आपने इनके नाम दे दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इनमें प्रभाव विस्तार हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या हो गया, इनमें प्रभाव विस्तार हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गया और मगध ने काशी और कौशल को जीत लिया था। आपको मालूम है, काशी कौशल जीतने के बाद फिर 2 जो जनपद थे वो मुख्य रूप से शक्तिशाली बचे थे, एक आपका मगध और अवंती, और अवंती को फिर बाद में अंतिम रूप से फिर उसको मिला लिया गया। तो ये संघर्ष प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये संघर्ष को जाते जाते आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक ही चलता रहा। तो हम अभी उसको नहीं लेंगे, क्योंकि कलिंग से जो युद्ध हुआ था वो किसका हुआ था, अशोक का। क्लियर है। खैर अभी उस बात पर नहीं जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जिसमें काशी, कौशल, अवंती व मगध प्रमुख महाजनपदों के रूप में उभरे। ये आपकी पूरी राजनीतिक स्थिति का 5 मार्कर में पूरा का पूरा वर्णन हो गया। आपसे क्वेश्चन कितने मार्कर में पूछा गया था, 5 मार्कर में। 5 मार्कर में बेस्ट प्रेजेंटेशन है ये आपका, आप दे सकते हैं। तो क्या था,
समझना है फ्रेंड्स, रटना नहीं। उत्तर वैदिक काल के अंत में महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते महाजनपद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ, जिनमें पहले आप नाम दे दो, जिनमें काशी, कौशल, वत्स, अवंती और कांधार, कंबोज, मल्ल, ये सब जो नाम है वो आपने दे दिए, आदि थे। और इनमें से कुछ में गणतंत्र जैसे वज्जी और मल्ल, और जबकि कुछ में राजतंत्र जैसे काशी और अवंती और मगध में राजतंत्र था। फिर इनमें प्रभाव विस्तार हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिस संघर्ष में काशी, कौशल, मगध और अवंती प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरे। तो ये आपने पूरी राजनीतिक दशा का वर्णन कर दिया, कौन कौन कहाँ कहाँ था। आप चाहे तो बिल्कुल साइड में छोटा सा मैप बना करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो आपने ये बता दिया कि 16 महाजनपद थे, कौन कौन थे उनका उल्लेख कर दिया। छोटे से मैप में आपने ये बता दिया कौन कौन कहाँ कहाँ था। फिर ये बता दिया कि कुछ में राजतंत्र था, कुछ में गणतंत्र था, ये स्थिति भी क्लियर हो गई। फिर ये बता दिया कि संघर्ष प्रारंभ हो गया था। फिर आपने ये बता दिया कि उसमें संघर्ष में कौन कौन प्रमुख रूप से उभरे थे। तो फ्रेंड्स, क्लास थोड़ा लंबी हो रही है। अब हम जो एक 5 मार्कर क्वेश्चन हमारा बच रहा है, 3 मार्कर्स तो मैंने आपको सारे करा दिए, 5 मार्कर क्वेश्चन एक बच रहा है, और 11 मार्कर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।